नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको बताते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर छोटी बड़ी अपडेट। यानी न्यूज पंच पे रहती है हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है उन टॉप लाइंस का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। मेट्रो ने देश की तस्वीर बदल दी है, देश की रफ्तार बदल दी है, विकास को एक नई राह मिल रही है। विश्व का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है मेट्रो, और इसी के साथ रच दिया इतिहास। कैसे मेट्रो का विस्तार हुआ है और कैसे देश की तस्वीर और रफ्तार बदल रही है, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। इसके साथ साथ जिस दूसरी खबर पर हमारा रुख रहने वाला है वो वेस्ट टू एनर्जी। क्या ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन बन सकता है? कचरे से कैसे बन रहा है किचन फ्यूल? आईआईटी बॉम्बे ने कमाल कर दिखाया है। क्या कमाल किया है, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। साथ ही साथ जिस तीसरी और अंतर्राष्ट्रीय खबर पर हमारी नजर रहने वाली है वो है ये कि अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सहयोगी धीरे धीरे साथ छोड़ने लगे हैं। नाटो के साथ जो टकराव है वो गहराता जा रहा है। आखिर अब ये इजराइल और ईरान का युद्ध किस ओर रुख बदल रहा है और क्या ट्रंप के बयानों में नरमी नजर आने लग गई है, ये भी बताएंगे आपको न्यूज पंच में। चलिए न्यूज पंच की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर जो है वो है भारतीय इतिहास के लिए एक बढ़िया खबर। वो ये है कि देश की रफ्तार अब पटरियों पर दौड़ रही है। मेट्रो का विस्तार, तकनीक, कनेक्टिविटी और सतत विकास की सुपरफास्ट कहानी है ये। भारत अब चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 से 2025 तक 4 गुना से ज्यादा विस्तार हुआ है इसका। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से लेकर लखनऊ और पुणे तक अब 26 शहर मेट्रो से जुड़ चुके हैं और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। मेट्रो ने सिर्फ सफर आसान नहीं किया, बल्कि लोगों की जेब पर भी असर डाला है। वहीं नमो भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन हो, अंडर वाटर मेट्रो हो या स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम हो, ये सब मिलकर मेट्रो को बना रहे हैं विकास का नया इंजन। आइए ग्राफिक्स का रुख करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे मेट्रो का ये विस्तार हुआ है। 2014 से और लेकर 2025 तक की कहानी आपको दिखाते हैं। 2014 के बाद से ऐतिहासिक विस्तार देखने को मिला है मेट्रो में। अगर विस्तारीकरण की बात करें तो 248 किलोमीटर 2014 में ये मेट्रो का नेटवर्क हुआ करता था। अब 2025 की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो 1095 किलोमीटर हो चुका है, यानी 4 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है मेट्रो का विस्तार। अगर 2014 से 2025 तक की तस्वीर में देखें, 4 गुना से ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। साल 2014 में जब आपको लेके चले तो सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी। आज 26 शहर में मेट्रो दौड़ रही है, रफ्तार के साथ दौड़ रही है। और इसी वजह से भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। यानी जो सफर शुरू हुआ था एक पटरी से, वो अब कई पटरियों पर दौड़ रही है मेट्रो, और कितने ही लोगों का सफर आसान करती हुई नजर आ रही है। किन शहरों तक अब मेट्रो की पहुंच बढ़ चुकी है, आइए आपको दिखाते हैं इस मैप के जरिए। दिल्ली एनसीआर से शुरू हुआ ये सफर और मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, तस्वीरों के जरिए देखिए, मैप के जरिए देखिए कहां कहां विस्तार हुआ है इसका। हैदराबाद की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। हैदराबाद के बाद चेन्नई यानी दक्षिण भारत में भी मेट्रो का विस्तार हो चुका है। पुणे में मध्य भारत की बात करें तो वहां पर भी विस्तारीकरण हुआ है। अहमदाबाद की बात करें, गुजरात की बात करें, वहां पर भी आपको मेट्रो की रफ्तार नजर आएगी। और अब तो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में नहीं, छोटे छोटे शहर भी अब इस मेट्रो के साथ जुड़ रहे हैं। कई लाइंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, कई की आधारशिला रखी है, कई प्रोजेक्ट्स पर अभी भी काम चल रहा है। यानी मेट्रो का विस्तार अभी भी बढ़ रहा है और अगले 5 वर्षों के विजन की बात करें तो मेट्रो का विस्तार और ज्यादा बढ़ेगा। यानी कभी जो सफर सिर्फ ऑटो और रिक्शा और बस पे चलता था, आज मेट्रो ने वो यात्रा आपकी और सुगम कर दी है और जेब खर्ची पर भी फायदा है। साथ ही साथ अगर फ्यूल की बात करें तो फ्यूल की जो खपत है उसको भी कहीं ना कहीं उसके बजट पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। आइए आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से निवेश और बजट में वृद्धि हुई है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि 38 प्रोजेक्ट मंजूर हैं। कुल लागत इनकी है करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए। ये मेट्रो का विस्तारीकरण है जहां निवेश और बजट में लगातार वृद्धि हो रही है। 29,550 करोड़
5,798 करोड़। ये 2013-14 की तस्वीर है, ये 2025-26 की तस्वीर है। तो 2013-14 से लेकर आप देख सकते हैं कि 2025-26 तक कितने निवेश और बजट में वृद्धि हुई है। ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि मेट्रो का विस्तार हो और उसी के लिए निवेश और बजट में भी इजाफा किया गया है। अब आपको दिखाते हैं कि इसमें मेट्रो के विस्तार में बड़ी बड़ी उपलब्धियां क्या दर्ज हुई हैं। जो इतिहास में दर्ज हुआ है वो ये है कि हाईटेक प्रोजेक्ट्स बने हैं। मेट्रो को लेकर नमो भारत ट्रेन शुरू हुई है। दिल्ली मेरठ तक जो विस्तार है वो बढ़ चुका है। स्पीड आपको बताते हैं 160 किलोमीटर प्रति घंटा। कोलकाता की बात करें तो पहला अंडर वाटर मेट्रो, पहले कभी सुना भी नहीं था। सपनों में ये बात होती थी कि अंडर वाटर मेट्रो होगी, लेकिन ये भी सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। कोच्चि पहला वाटर मेट्रो सिस्टम, यानी कि ये सब प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं कि ये हाईटेक मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हैं। अत्याधुनिक इसमें सुविधाएं लगी हुई हैं और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ते हुए जो कदम है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था कि हम भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, साथ ही आधुनिक होता हुआ ये मेट्रो का विस्तार साफ तौर पर दर्शा रहा है कि हमारे विकास की रफ्तार को नए पंख लग चुके हैं। आइए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे ये मेट्रो का जो विस्तार है उससे लोगों की यात्रा सुगम हुई है, लोगों का जीवन सुगम हुआ है। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, ये तो हमने दिखाया कि 2013-14 से लेकर 2025 की तस्वीर। अगले 5 साल के विजन की बात करें तो मेट्रो का क्या विजन है? देखिए, जो भारतीय रेल का नेटवर्क है, उस रेल के नेटवर्क की तरह ही मेट्रो का जाल पूरे हिंदुस्तान में बिछ गया है। और जैसा कि आपने बताया कि 26 राज्यों तक इसकी पहुंच हो गई है। छोटे बड़े जो शहर हैं वहां तक मेट्रो रेल की धमक जो है वो पहुंच चुकी है और दुनिया भर के मुल्क में भारतीय रेल और भारतीय मेट्रो अपनी धमक जो है वो मजबूती के साथ दर्ज करा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरठ और दिल्ली के बीच जो नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत हुई है, उस एक ट्रेन की शुरुआत बिहार में भी हुई है। पटना से जयनगर मधुबनी जो नेपाल का बॉर्डर है वहां तक नमो भारत रैपिड रेल ट्रेन का परिचालन जयनगर से पटना और पटना से जयनगर रोज किया जा रहा है। ये बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है कि बिहार और मेरठ से दिल्ली ये 2 ट्रेन है जो नमो भारत रैपिड रेल का परिचालन मजबूती के साथ किया जा रहा है। और नमो भारत ट्रेन के जरिए हिंदुस्तान में एक नई कहानी जो है वो भारतीय रेल लिख रहा है। साथ ही मेट्रो के जाल की अगर बात हम करें तो मुझे याद है कि 2005 में मैं जब दिल्ली आया था तो उस वक्त सिर्फ विश्वविद्यालय से लेकर राजीव चौक तक मेट्रो स्टेशन जो है वो उसका परिचालन होता था। मेट्रो ट्रेन जो है वो चलती थी सिर्फ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो नॉर्थ कैंपस है वहां से लेकर राजीव चौक यानी क्रॉट प्लेस तक। और आज की अगर बात करें तो दिल्ली का शायद कोई ऐसा इलाका नहीं है भावना जहां की मेट्रो रेल की धमक नहीं है और हजारों लाखों मुसाफिर रोज मेट्रो में सुगम किफायती यात्रा का आनंद उठा रहे हैं। आज तक कभी मेट्रो रेल के जरिए किसी भी तरह की अनहोनी या किसी भी तरह की एक्सीडेंट, किसी भी तरह की कोई अप्रिय वारदात की खबर मेट्रो रेल में सुनाई नहीं पड़ी है, जो कहीं ना कहीं मुसाफिरों को सस्ता और सुगम सुहाना सफर का आनंद जो है वो प्रदान करता है। और निश्चित तौर पर गर्मी के दिनों में आप बाहर प्रचंड गर्मी हो, जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो आपको बिल्कुल ठंडा जो है वो वातानुकूलित मेट्रो रेल का तोहफा जो है आपको मिलता है। और उसी तरह जब जाड़े में आप बाहर प्रचंड शीतलहर हो, जब भीतर आप आते हैं तो मेट्रो रेल आपको एक ठंड से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। राजेश, मेट्रो का तो विस्तार हमने देखा ही है कि पिछले कितने सालों में हुआ है, लेकिन कई और रिकॉर्ड भी मेट्रो ने दर्ज किया। उसमें यात्री जो है हर रोज लाखों यात्री इस मेट्रो का सफर करते हैं। इससे पेट्रोल फ्यूल की बचत तो होती है, जेब खर्ची की बचत होती है, साथ ही यात्रा सुगम। आपने कहा कि पहले हमारा जो आज से 20 साल पहले की बात करते हैं, ऑटो था, रिक्शा था या बस हुआ करती थी, लेकिन आज मेट्रो एक ऐसा सफर है जो सुगम भी है, सुरक्षित भी है और किफायती भी है। बिल्कुल आपने सही कहा। जब हम ब्लू लाइन बसों से दिल्ली में चला करते थे तो कई बार जो है वो पॉकेट से मोबाइल निकालने की घटनाएं घटती थी,
और सुरक्षा का भाव दिखाई पड़ता था, धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता था, जी। महिलाएं जो थी वो महफूज नहीं दिखाई पड़ती थी। लेकिन मेट्रो रेल में इन तरह की किसी भी तरह की अप्रिय वारदात जो है वो सुनाई नहीं पड़ती है। बिल्कुल महिलाओं के राजेश। लिए बकायदा एक मेट्रो रेल ने बकायदा एक बोगी सुरक्षित कर रखा है, जिसमें कि महिलाएं महफूज होकर आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का आनंद उठाती हैं। वहीं जी पर राजेश। आम नागरिकों के साथ कभी भी छीना झपटी या किसी भी तरह की अप्रिय वारदात की खबरें मेट्रो रेल में दिखाई नहीं पड़ती हैं, जो इसकी बिल्कुल, तो विलक्षणता को इतिहास बखूबी दर्ज बयान कर करते चुकी है हैं मेट्रो। कि मेट्रो और अगले रेल अगर 5 साल के आरामदायक विजन की भी सफर बात और करें राजेश, सेफ यात्रा तो के लिए जाना लगातार जाता है। मेट्रो का विस्तार यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है और आगे का रोड मैप भी मेट्रो का तैयार है। तो ऐसे में सिर्फ बड़े शहरों को यहाँ नहीं, छोटे शहरों को जोड़ने की भी यहाँ भरपूर कोशिश कर रही है। राजेश, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो मैं खबर आपको बताने जा रही हूँ वो एक यूनिक खबर है। सोचिए, क्या आपके घर का कचरा ही आपके किचन का ईंधन बन जाए तो? क्या सूखे पत्तों से चूल्हा जल सकता है? सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है और ये कमाल किया है आईआईटी बॉम्बे ने। ईरान इजराइल तनाव के बीच जब एलपीजी संकट की आशंका बढ़ी, सभी देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा समाधान निकाला जो सिर्फ सस्ता ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कल्पना कीजिए, कैंपस में गिरने वाले सूखे पत्ते, यानी जब ये सीजन होता है गर्मी सर्दी के बाद, जब स्प्रिंग का सीजन आता है, सूखे पत्ते गिरते हैं तो वो कचरे में डाल दिए जाते हैं। लेकिन इसी सूखे पत्तों से रसोई का जो ये बेकार कचरा है, अब ये सब बेकार नहीं है बल्कि ये बन रहा है कुकिंग गैस। जी हाँ, और नतीजा क्या है? एलपीजी की खपत में 30 से 40% तक की कमी, यानी कचरे से ऊर्जा और ऊर्जा से आत्मनिर्भरता। ये सिर्फ इनोवेशन नहीं है, ये भविष्य की रसोई है। कैसे ये सब कुछ हो रहा है, क्या नाम दिया गया है इस प्रोजेक्ट का, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे कचरे से चलेगा चूल्हा। जी, आईआईटी बॉम्बे ने कमाल कर दिखाया है। आईआईटी बॉम्बे का ये प्रोजेक्ट है जहां सूखे पत्तों से यानी कचरे से बनाया जा रहा है कुकिंग ईंधन, यानी रसोई का चूल्हा अब इससे जल रहा है। और वो भी जो सूखे कचरा, जिसे हम सूखे पत्ते माने जाते हैं और उसको फिर कचरे में फेंक दिया जाता है। स्वदेशी तकनीक से ये विकसित की गई है, यानी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम। और कैसे जिस तरीके से एलपीजी संकट की आशंका गहराई थी, उसमें इस तरीके का कदम आईआईटी बॉम्बे की तरफ से आना एक बड़ा ही कमाल की पहल मानी जा रही है। 1 दशक से तकनीक का उपयोग जारी है और उसके बाद अब जो तकनीक पर आईआईटी बॉम्बे ने पेटेंट भी ले लिया है। एलपीजी खपत में आई है कमी क्योंकि कैंपस ने सिर्फ ये प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे नहीं शुरू किया। अपनी जो आईआईटी बॉम्बे की रसोई है, वहाँ के कैंपस की रसोई है, अब वो इसी प्रोजेक्ट से चल रही है। तो क्या ये जो वेस्ट टू वेल्थ की बातें हम सुना करते थे, आईआईटी बॉम्बे ने उसका कमाल करके दिखा दिया है कि कैसे सूखे पत्ते से अब कुकिंग ईंधन बन पाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं और सुनाते हैं कि प्रोफेसर संजय महाजन इसको लेकर क्या बात कह रहे हैं। पत्ते कलेक्ट करके उसको आउटसोर्स किया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसने सोचा कि ये जो वेस्ट है तो इसमें एनर्जी है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल हमारे खुद के एप्लीकेशंस के लिए किया जाए। पत्ते होते हैं उसको पहले पैलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, ओके। और ये जो पैलेट्स है वो गैसिफिकेशन जो यूनिट है हमने जो डिज़ाइन किया है उसमें डाला जाता है। इसका डिज़ाइन जो किया है गैसीफायर का, वो ऐसा किया है कि इसके एमिशंस बहुत कम हो जाए और उससे जो गैस बनेगी उसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है, वो इमीडिएटली हम बर्न करते हैं। तो इस गैसिफिकेशन के प्रोसेस को आपने सुना, प्रक्रिया को सुना, जिससे अब सूखे कचरे से कुकिंग ईंधन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन अब ये कैंपस से निकलकर देश के लिए कितना कारगर साबित होगा, हमारे संवाददाता शिशिर शेलार जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ, उन्हीं से पूछ लेते हैं। शिशिर, अभी तो ये कैंपस की रसोई में काम कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से देश में इस समय कहा जा रहा है कि एलपीजी की एक संकट की आशंका थी, क्योंकि एक तरफ युद्ध चल रहा है और कई देशों पर इसका प्रभाव पड़ा है। हालांकि देश की स्थिति स्थिर है, लेकिन अगर इस तरीके से नायाब इनोवेशंस और पहल किए जाए तो देश में एलपीजी की खपत को कम किया जा सकता है और साथ ही साथ एक हरित क्रांति के दौर में एक बड़ा बेहतरीन पहल की शुरुआत हो सकती है देश में। दूसरे देशों के लिए भी बढ़िया उदाहरण बन सकता है। बिल्कुल, देखिए आपने सही बात की। आपने कहा कि क्रांति के पीछे अगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक पहल होती है, इस प्रकार से एक कहीं ना कहीं इनोवेशन होता है जो हम कहते हैं कि पूरा रुख बदल देगा। जब क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल जब इंट्रोड्यूस पूरे वर्ल्ड में हुआ था उस वक्त भी किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए उस पर विचार चल रहा है और आप देख पा रहे हैं कि आज हर जगह ईंधन के लिए क्रूड ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है।
उसी तर्ज पर अगर देखा जाए ये पहल भी और ये इनोवेशन भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। खासतौर पर जहां आप इस वक्त मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे आप कई सारे जो पेड़ देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं, और उससे इस प्रकार से जो पत्ते आते हैं इसका उपयोग जो है हम आने वाले समय में ऊर्जा निर्माण के लिए भी कर सकते हैं। और इसका सीधा उदाहरण जो है आज आईआईटी बॉम्बे की तरफ से दिया गया है, वो भी ऐसे वक्त में जब हम ऊर्जा के लिए अगर देखा जाए तो बाकी अन्य देशों पर निर्भर है। तो ऐसे में आत्मनिर्भर बनना होगा तो इस प्रकार से कदम उठाने होंगे। ये छोटे छोटे इनोवेशंस जो है बड़ी ताकत भारत की बन सकते हैं। और इसीलिए जिस प्रकार से हमने देखा कि जो प्रोफेसर थे तकरीबन एक दशक से इस पर काम कर रहे थे, और यही नहीं बल्कि पिछले एक साल से लगातार आईआईटी बॉम्बे का जो कैंटीन है, वो जो खाना है वो इसी बायोमास गैसिफिकेशन सिस्टम के द्वारा बनाया जा रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं ट्रायल एंड टेस्टेड जो है आईआईटी द्वारा भी किया गया। आने वाले समय में अगर देखा जाए तकरीबन 8 टन की एलपीजी की खपत जो है बच सकती है, जिस प्रकार से प्रोफेसर महाजन ने कहा। जी। और अगर जितने कैंटीन्स है स्कूलों के, कॉलेजेस के, हॉस्टल्स के कैंटीन्स है, अगर उनमें इस प्रकार से सिस्टम बिठा दी जाए तो जाहिर सी बात है कई टन एलपीजी की खपत जो है बच सकती है। मतलब एक कहीं ना कहीं पैसा तो जरूर बचेगा, लेकिन बिल्कुल ऊर्जा के शिशिर, लिहाज कहीं से से अगर तो देखा जाए शुरुआत हुई थी। आईआईटी बॉम्बे ने ये एक यूनिक पहल की है। अगर अब ये अलग अलग कैंपस में इसकी शुरुआत हो जाए तो एलपीजी की खपत बड़ी घटेगी, और साथ ही साथ जिस तरीके से हरित क्रांति की बात हो रही है, ऊर्जा से आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, और दूसरे देशों के लिए भी एक नायाब उदाहरण बनता हुआ नजर आएगा। तमाम जानकारियों के साथ शिशिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय जगत से खबर है। ईरान इजराइल तनाव के बीच अमेरिका और उसके जो सहयोगी हैं उनमें दरार खुलकर अब सामने आने लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम पर तीखा हमला बोल दिया है, जब फ्रांस ने इजराइल जा रहे अमेरिकी सैन्य विमानों को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने साफ चेतावनी दे डाली, अब आपको अपने लिए खुद लड़ना सीखना होगा, और फ्रांस को ईरान के मुद्दे पर असहयोगी बताया। इटली और स्पेन के बाद अब फ्रांस का भी रुख सख्त होने पर नाटो में मतभेद गहराते हुए साफ तौर पर दिखने लगे हैं। हालांकि ट्रंप ने संकेत दिए कि अमेरिका जल्द ही ईरान से बाहर निकल सकता है, और आने वाले हफ्तों में जंग खत्म होने की संभावना भी जताई जा रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के ओर ले चलेंगे कि कैसे ट्रंप की फ्रांस को यहां ना मिली है। तो इटली और स्पेन के बाद अब फ्रांस को दो टूक दी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि फ्रांस ने अपने जो एयर स्पेस है उसकी अनुमति अमेरिका को नहीं दी, और ऐसे में अमेरिका हो गया खफा, और साथ ही अमेरिका ने कह दिया फ्रांस को कि आप हमारे असहयोगी देश हैं, यानी फ्रांस को अब ना कह दी है, और फ्रांस की इजराइल को ना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्रंप ने फ्रांस को गैर सहायक बताया, यानी बताया कि आप हमारे सहयोगी देश नहीं हैं, क्योंकि आप हमारा इस माहौल में आप हमारी सहायता नहीं कर रहे, आप हमारे सहयोगी नहीं बन रहे। पहले भी हमने देखा है कि यूरोप के कई देश के साथ अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं खटास देखने को मिल रही है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की ये चेतावनी फ्रांस को आती हुई, और साथ ही साथ ईरान इजराइल के युद्ध पे हल्की नरमी जरूर दिखने को लग रही है। कहा जा रहा है कि ट्रंप कल कोई बड़े बयान दे सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि ट्रंप की ये जो दो टूक आई है फ्रांस को, वो कितने गहरे प्रभाव डालेगी, और नाटो से जो संबंध जिसमें खटास साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं, मतभेद साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं, वो अब उजागर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार अलग अलग बयान देते रहते हैं। जब ईरान युद्ध और इजराइल युद्ध शुरू हुआ था तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 4 से 5 हफ्ते ये युद्ध चलेगा। अब ये 1 महीने से ज्यादा युद्ध पहले ही हो चुका है, और आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जल्द खत्म हो सकती है जंग। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका जल्द ही ईरान से निकल जाएगा, यानी कि वहां जो भी सैन्य गतिविधियां चल रही हैं, जो भी मिसाइलें दागी जा रही थी, उससे अमेरिका अब अपना किनारा कर लेगा। अमेरिका को ईरान से समझौते की जरूरत नहीं है। जो भी वार्ताओं का दौर होना था, अमेरिका बार बार कह रहा था कि ईरान वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन ईरान से कभी भी इस तरीके के बयान नहीं आए। ईरान ने कहा कि अब हम वार्ता के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि अगले 2 से 3 हफ्तों में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ये जो युद्ध है वो खत्म हो जाएगा। तो देखना होगा कि क्या जंग अब जल्द खत्म होगी, क्योंकि ट्रंप के बयान लगातार बदलते रहते हैं, और जब जंग पहले ही 1 महीने से ज्यादा खिंच चुकी है, अब डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास करना कितना कारगर साबित होगा, और यूरोप देशों के साथ जो खटास बढ़ती जा रही है उस पर अब अमेरिका का क्या रुख होने वाला है। यह हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, एक तरफ तो यह है कि जंग जल्द खत्म होगी, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कह रहे हैं कि कल कोई बड़े बयान आ सकता है डोनाल्ड ट्रंप का, और ऐसे में नाटो देशों के साथ जिस तरीके का मतभेद बढ़ता जा रहा है, अगर
देखा जाए या सोचा जाए, अगर नाटो से अलग हो जाता है अमेरिका, तो यूरोप और अमेरिका दोनों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, अभी जंग कितनी जल्द खत्म होगी ये डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है 2-3 सप्ताह का समय है। हालांकि 2-3 सप्ताह का समय कम नहीं होता भावना। किसी भी देश के भविष्य के लिए 2-3 सप्ताह लगातार जंग में बने रहना, और तब जबकि एक महीने से अधिक हो गई जंग के चलते हुए, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना एक तरीके से कहे कि वो एक जस्ट इशारा कर रहे हैं कि हम जंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जंग खत्म करने का क्या तरीका होगा इसके बारे में उन्होंने अब तक नहीं बताया जी। है। बहुत तरह की बातें चल रही है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि उनकी जो डायरेक्ट मैसेज एक्सचेंज हुआ है स्टीव विटकॉफ के बीच के साथ उनका, उसके अलावा जो ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान वो भी कह रहे हैं कि जो है अगर सुरक्षा की तरफ पूरी गारंटी दी जाए तो बात हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बातचीत तो चल रही है। देखिए, विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी स्वीकार किया है आज की एक कह सकते हैं कि बातचीत चल रही है दोनों के बीच में, कोई स्थितियां बन रही है कि कुछ बातचीत सीधे सीधे भी हो सकती है। तो इस तरीके से जैसे मैं लगातार कह रहा था पिछले दिनों भी कि देखिए, संदेशों का आदान प्रदान होना भी एक तरीके से एक तरीके की बातचीत है। बीच में उन्होंने इस्लामाबाद में एक बैठक करवाई, सऊदी अरब और इजिप्ट के विदेश मंत्री, तुर्की के विदेश मंत्री आए थे, तो उनसे भी कुछ बातचीत हुई। तो एक संदेश उससे भी गया है दोनों देशों के बीच में, अमेरिका के बीच में की तरफ भी और ईरान की तरफ भी। और इसके बाद देखिए, नेटो की जहां तक बात है, तो नेटो का एक स्टैंड है कि देखिए, ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जाने से पहले अमेरिका ने नेटो से बिल्कुल बातचीत नहीं की। नेटो के किसी भी देश को विश्वास में नहीं लिया, और यहाँ तक कि बताया भी नहीं कि हम इस तरह की लड़ाई में जा रहे हैं। तो जी। कोई भी ग्रुपिंग इस तरह की लड़ाई में कैसे उतरेगा अगर आपने उसके साथ बैठ के कोई योजना नहीं बनाई है। और नेटो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सीरियस संगठन है, और जिसकी रचना ही हुई थी इसलिए कि अगर इसके सदस्य देशों पे कोई खतरा होता है तो उस पर सारे देश मिलकर काम करेंगे। लेकिन चूंकि अमेरिका ने इस पर कोई बातचीत नहीं की पहले, उसके चलते नेटो नहीं आया। बाद में उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कहा कि नेटो उसमें साथ दे। नेटो ने कहा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, नेटो की लड़ाई नहीं है, नेटो पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कोई बात नहीं हुई है। देखिए, आपको याद होगा कि ब्रिटेन ने पहले मना कर दिया था कि वो अपने एयर स्पेस नहीं देगा अमेरिका को, जी लेकिन अखिलेश। फिर बाद में ब्रिटेन ने दिया एयर स्पेस। उसी तरह से फ्रांस हो या अन्य भी देश, तो कोई नहीं देना चाह रहा है अमेरिका को इस तरह के तरीके का एयर स्पेस, और इस युद्ध में उलझना नहीं चाह रहा है जिसमें कि उनसे कोई राय नहीं ली गई थी। तो अब अमेरिका एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा है कि अब कितने दिनों रहने से उनको फायदा है, कितने दिन निकलने में उनको फायदा है, और कितना रहने में उनको घाटा होने वाला है। तो ये सारी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है अमेरिका के सारे जो संस्थान है वो कर रहे हैं, इजराइल के संस्थान भी कर रहे हैं। और इसीलिए देखिए, इजराइल ने तो मना कर दिया कि हम ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजेंगे। अब ग्राउंड ट्रूप, सीधे बात आ गई कि ग्राउंड ट्रूप्स अगर भेजना है तो अमेरिका को भेजना है, और अमेरिका की एक जिम्मेदारी यह भी बनती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराए, उसको क्लियर कराए, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले क्लियर था। तो इन सारी चीजों को देखकर लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत अधिक दबाव जी। में है, और वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वो खोज रहे हैं, या तो कोई साथी खोज रहे हैं या कोई ऐसा उपाय खोज रहे हैं जिससे कि ईरान पे दबाव लेकिन मिले। और अखिलेश, कोई कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप डोनाल्ड ट्रंप, जो एक महीने पहले जिनके सुर एकदम डिफेंसिव मोड पे थे, वो अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। वो खुद चाहते हैं कि अब वो अलग हो जाए। निश्चित तौर पे पहले उनके जो बयान थे, उनके जो मूड था बहुत ही ऑफेंसिव था। निश्चित तौर पे उनका एक आक्रामक रुख था, और जब एक महीने आप युद्ध में रहते हैं उसके बाद उनको कह सकते हैं कि समझ में आ रही है कि ये क्या मसला कितना कठिन है। क्योंकि ईरान जिस तरीके से अमेरिका अपने युद्ध की तैयारियां करते रहता है, युद्ध की क्षमता बढ़ाते रहता है, उसी तरह से ईरान भी अपनी तैयारियां लगातार कर रहा था। और उन्होंने पूरे देश में अपने मिसाइल लॉन्चर्स फैला रखे थे, अंडरग्राउंड ऑपरेशंस उन्होंने काफी बना रखा था। तो इसमें पूरे तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका का पूरा सूचना तंत्र भी उस तरीके से सफल नहीं हो पाया जिस तरीके से वो सोच रहे थे। हालांकि कुछ जो कमांडर्स को, जो उनके सुप्रीम लीडर थे खामनेई को, उन्हें मारने में उन्होंने सफलता जरूर हासिल की, जिसको कह रहे हैं रेजिम चेंज हो गया है। लेकिन जो पूरी जो ईरान की जो युद्धक जी। क्षमता है, ये उस युद्धक क्षमता का अंदाजा उन्हें नहीं था। और अब उन्हें पता चल रहा है कि ईरान भी काफी मजबूत है युद्ध क्षमता में, और उसे क्षति पहुंची है, लेकिन इतनी भी क्षति नहीं पहुंची कि ईरान अभी घुटने टेकने को जी आ अखिलेश, गया है। बिल्कुल जनता अखिलेश, के अंदर चलिए, तमाम जरूर जानकारियों परेशानी के है। साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।